सो जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इन इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जब हमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? देखो, हमें बेसिकली करना क्या है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बताना है। इसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ऑर्डर। ऑर्डर तो हमें पता है 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो बाकी चीज़ें निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमें रैंक ऑफ ए निकले, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड हमारे पास मैट्रिक्स का निकले, तब जाके हमें पता लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 1 1 1 2 3 5 3 ए एक्स वाई जेड वेरिएबल मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में क्या है 6b1। अब इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सच दैट रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पे करेंगे रो 3 माइनस रो 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 5 0 1 3 ए माइनस 5 0 2 ए माइनस 5। ठीक है, एक्स वाई जेड 6b माइनस 6 और 1 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सच दैट रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2। हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 5 0 1 3 ए माइनस 5 0 2 माइनस 2 0 ए माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स दिस। ठीक है, तो मतलब 6a माइनस 10, ये हमें माइनस करना है। एक्स वाई जेड यहाँ पे चला हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6b माइनस 6 और ये माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स दिस 2b प्लस 12, ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 5 0 1 3 ए माइनस 5 0 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a माइनस 5 माइनस 6a प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 5a आ जाएगा इधर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड और ये 6b माइनस 6, यहाँ पे 12 में से 5 गया, बचता है 7, 7 माइनस 2b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो 3 पार्ट्स बोले हुए थे कि पहले पार्ट में हमें क्या निकालना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसा कब होता है, जब हम पास रैंक जो होता है मैट्रिक्स का वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर जब नहीं होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास ए और बी की वैल्यू ये टिकी है इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2। ठीक है, और अगर ये चीज़ 0 नहीं होती है तो इस मैट्रिक्स का रैंक, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये और ये, इसका रैंक क्या होता है, 3 होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जब हमारे पास ये वाली वैल्यू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगी एंड, ठीक है, और 7 माइनस 2b हमारे पास 0 जब नहीं होगी, तब हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं होगी। रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकली, 5 इज इक्वल्स टू 5a, ए की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1। 7 इज इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल टू 2b, तो b की हमारे पास वैल्यू क्या निकली, नॉट इक्वल टू 7/2। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास a 1 होगा और b जब हमारे पास 7/2 नहीं होगा तब हमारे पास इस इक्वेशंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला था कि हमें यूनिक सॉल्यूशन बताना है, यूनिक सॉल्यूशन बताना है और इसके रिगार्डिंग हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होती है और ये हमारे पास ऑर्डर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए है वो कितना होना चाहिए, 3, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, 3, साथ ही साथ हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो 3 कब होगा, जब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 0 ना हो। ठीक है, और ये भी वैल्यू जब 0 नहीं होगी तब हमारे पास दोनों की दोनों बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जब 5 माइनस 5a 0 के बराबर नहीं होगा,
ठीक है। 7 माइनस 2 भी हमारे पास जब 0 के बराबर नहीं होगा तब जो रैंक ऑफ ए है वो 3 होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 होगा और ऑर्डर भी 3 होगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकली, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बी इज़ नॉट इक्वल टू 7/2, ये हमारे पास आ गया। तो जब ए हमारे पास 1 के बराबर नहीं होगा, बी हमारे पास 7/2 के बराबर नहीं होगा, तब हमारे पास इस टर्म ऑफ इक्वेशन में एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमें क्या बोला था कि हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बताने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। तो जब हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होती है, बट वो हमारे पास ऑर्डर से छोटे होते हैं, तब जाके हमारे पास ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो मतलब हमारे पास रैंक ऑफ ए चाहिए हमें 2, ये भी हमारे पास चाहिए 2, और जो ऑर्डर है वो तो 3 है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, तब जाके हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जब हमारे पास 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा, 7 - 2 भी इज इक्वल्स टू 0 होगा, तब जाके हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो जब हमारे पास ए 1 होगा, बी 7/2 होगा, तब जाके हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन में।